करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक, आपको मैंने कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन दिए थे इसको पढ़ने के लिए, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था मिस्टर खान वाला, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लें कि कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन में अगर ये एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या यहाँ तक है कि हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 में, डिफाइन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड लिस्ट द अजम्पशंस अंडरलाइंग द लॉ, फुल स्टॉप। यानी कि सबसे पहले उसने कहा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखी। तो सबसे पहले मैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन लिखूंगा और साथ उसका फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला कौन से वाला जो लिखा हुआ है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी। तो डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला आ जाएगा। लिस्ट द अजम्पशंस, डेफिनेशन के बाद फौरन से आपने अजम्पशंस लिख देनी है, 5-6 जितनी भी अजम्पशन लिख सकते हैं लिख दे, कम से कम 5 लिखिएगा, इससे ज्यादा 6-7 याद है तो 6-7 लिख दे। थर्ड पोर्शन इस क्वेश्चन का, ऑल्सो डिस्क्राइब एनी टू लिमिटेशंस और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। 2 लिमिटेशन को डिस्क्राइब करना है, यानी कि लिमिटेशन के नाम भी लिखने हैं और 1 to 2 लाइन में हमने लिमिटेशन को डिस्क्राइब भी करना है। फॉर एग्जांपल, एक आप लिमिटेशन वेल्थ की लिख सकते हैं और एक आप लिमिटेशन जो है नॉलेज की लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशंस लिखनी है। लिमिटेशन मीन इसकी एक्सेप्शंस लिखनी है, जिसमें हमने कहा था कि वेल्थ आ जाती है, नॉलेज एक्सेप्शन है लॉ ऑफ इक्वी की, और उसके बाद हमने कहा था कि हमारे पास जो हॉबीज वगैरह हैं तो ये हमारे पास लिमिटेशन आ जाती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करना है, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की लिमिटेशंस क्या है, और वो फर्स्ट क्वेश्चन में भी वो जो मैंने पहले डिस्कस की थी वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की थी। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की लिमिटेशन क्या है, नॉलेज हो गया, वेल्थ हो गया, हॉबीज हो गया, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की लिमिटेशन है। अब लॉ ऑफ इक्वी की लिमिटेशंस क्या है, जैसे कि इनडिविजिबिलिटी गुड्स थी, कि गुड्स इनडिविजिबल हैं, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से मल्टीपल गुड्स से हम एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं कर सकते। अगर कंज्यूमर इग्नोर है अबाउट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू डिराइव फ्रॉम द पर्टिकुलर गुड, अगर उसको नहीं पता कि मुझे किस गुड से कितना बेनिफिट मिलना है या मिल रहा है, तो भी वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएगा। और हमने यह लिमिटेशन पढ़ी थी लॉ ऑफ इक्वी में कि कंज्यूमर डू नॉट मेक कॉन्शियस कैलकुलेशन, कंज्यूमर से इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं हो सकती। इस वजह से होता क्या है, नॉर्मली वो सेटिस्फैक्शन हासिल नहीं कर पा रहा होता। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि टेस्ट एंड फैशन में या कस्टम एंड फैशन में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अचीव नहीं होती। तो ये 4 लिमिटेशन है लॉ ऑफ इक्वी की। नंबर 1 इंडिविजिबिलिटी गुड्स, नंबर 2 कंज्यूमर इग्नोरेंस, नंबर 3 कंज्यूमर डू नॉट मेक कॉन्शियस कैलकुलेशन, नंबर 4 कस्टम एंड फैशन, और 5th में लिख सकते हैं बेसिस फॉर अदर लॉ। ठीक है, और बेसिस फॉर अदर लॉ में हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि कार्डिनल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होती, और ड्यूरेबल गुड की यूटिलिटी और पेरिशेबल गुड की यूटिलिटी कंपेरेबल नहीं होती। क्वेश्चन 12 में, डिस्कस प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। आपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस लिखनी है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में 2 हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि कंज्यूमर जो है वो गुड्स ज्यादा खरीदेगा जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई है, यानी कि वो गुड्स खरीदेगा जिससे उसको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और प्रोड्यूसर वो गुड नॉर्मली सेल करने की कोशिश करेगा जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई है, क्योंकि जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी हाई होगी कंज्यूमर वो चीजें खरीदना चाहेगा। जब कंज्यूमर वो चीजें खरीदना चाहेगा, प्रोड्यूसर के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उन गुड्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर सकता है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी में प्रोड्यूसर जो है उन गुड्स को बनाने की कोशिश करेगा जिसमें उन रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश करेगा नॉर्मली, जिससे प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है ये किस बेस पर कर रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी की कंज्यूमर की देखकर कर रहा है। यानी कि कंज्यूमर जिस गुड को ज्यादा खरीदना चाह रहा है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, उस गुड्स के ऊपर रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज करेगा। ठीक है जी, तो ये आपने लिखना।
उसके बाद मिस्टर खान वाला क्वेश्चन था, वो देखते हैं। मिस्टर खान वांट टू स्पेंड ₹100 ऑन 2 कमोडिटीज। मिस्टर खान ने 2 गुड्स पर ₹100 लगाए, राइस एंड शुगर 2 गुड्स है। फॉलोइंग टेबल शोज द मार्जिनल यूटिलिटी, हमारे पास टेबल गिवन है। एक्सप्लेन ब्रीफली मिस्टर खान इक्विलिब्रियम पोजीशन, मिस्टर खान की इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसने कहा टेबल तो मैंने बना दिया, अब आप डायग्राम बनाकर मुझे एक्सप्लेन करो। यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा ठीक है, हम देखते हैं कि इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आता है हमारे पास। ठीक है, तो मेरे पास यूनिट्स ऑफ मनी है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ राइस है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ शुगर है। तो मैं दोनों चीजें ये लिख लेता हूं। मिस्टर खान वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। मार्जिनल यूटिलिटी, यूनिट्स ऑफ मनी है मेरे पास। यूनिट्स ऑफ मनी इन रुपीज है मेरे पास, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ शुगर। तो ये 2 यूटिलिटीज हमारे पास आ गई। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मनी में मेरे पास 20 to 100 तक है। 20, 40, 60, 80 और 100। हमें पता है ये यूटिलिटी का जो बिहेवियर होता है, यूटिलिटी का जो ट्रेंड होता है, वो डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है। तो जो एग्जामिनर ने हमें यूटिलिटी का दिया हुआ राइस का 8, 10, 6, 4, 2, 10, 8, 6, 4, 2। तो देखिए यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल सही। और शुगर की क्या है, 12 से स्टार्ट हो रही है। 12, 10, 8, 12, 10, 8, 6 और 3। ये हमारे पास टेबल। ठीक, अब उसने कहा कि ब्रीफली एक्सप्लेन खान्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसने पूछा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में मुझे बताओ कहां पर है अंडर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी। मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पर है, तो हमें 2 चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। वो 2 चीजें कौन सी थी? नंबर 1 कि मार्जिनल यूटिलिटी गुड ए की इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी की। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, ये दोनों कंडीशन हमने कहा था साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए। हमने क्या करना है, स्पेंड ऑल इनकम, स्पेंड ऑल इनकम। मुझे अपनी सारी के सारी इनकम भी खर्च करनी है, मुझे कुछ पैसे नहीं बचाने। और ऐसा ना हो कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले दोनों गुड्स की यूटिलिटी कहां पर इक्वल हो रही है और हमारी ऑल ऑफ इनकम किस कॉम्बिनेशन पर कंज्यूम हो रही है। तो लेट्स सी, हमने देखा एक कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया 10 और 10 का। हमने कहा यहां पर दोनों की यूटिलिटी इक्वल है, लेकिन हमारे पास जो रुपीस टोटल स्पेंड हो रहे हैं, इस 10 के लिए 20, इस 10 के लिए 40, तो 20 + 40 टोटल 60 रुपीज में कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉम्बिनेशन नहीं होगा। फिर मैंने इस 8 और 8 के बारे में देखा, ये 8 वाला अचीव होगा इस 40 से, और ये वाला अचीव 8 होगा इस 60 से। यानी कि 40 + 60 मेरे 100 रुपीज कंज्यूम हो रहे हैं। मेरी सारी इनकम भी कंज्यूम हो गई और दोनों गुड्स की 8 और 8 पर मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम हो गई, इक्वल हो गई। तो मैंने ये कहा कि जो मैं कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करूंगा जिस पर मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, वो कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, 8 और 8 वाला। क्योंकि इस 8 और 8 पर मैं ₹100, मेरी टोटल इनकम कितनी है
मेरी टोटल इनकम हमें पता है 100 है, तो 100 इनकम से हमने क्या किया, ये 8 और 8 दोनों गुड्स की यूटिलिटी भी सेम हो। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करना है टेबल से नहीं, ग्राफ से, तो मैं क्या करूंगा, इसके ग्राफ बनाऊंगा। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। जब हम इसके ग्राफ बनाएंगे, आपको पता है कि लॉ ऑफ इक्विटी में जो दोनों ग्राफ बनते हैं वो एडजेसेंट बनते हैं, वो साथ साथ बनते हैं। तो ठीक है, हम दोनों के ग्राफ बना लेते हैं। हमने कहा ये ग्राफ ये हो गया, और एक ग्राफ ये हो गया। ठीक है, यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ राइस लिख लेते हैं, यहां पे यूनिट्स ऑफ राइस आ जाएंगे। ठीक है, यूनिट्स आ जाएंगे हमारे पास, यूनिट्स किस फॉर्म में, हमारे पास यूनिट्स पैसों की फॉर्म में, तो यूनिट्स यहां पर आ गए हमारे पास, यूनिट्स इन रुपीज हैं। और यहां पर हमारे पास आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी किसकी, राइस की, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी शुगर की। तो ये राइस के लिए ग्राफ बन जाएगा, वो शुगर के लिए बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राइस का ग्राफ कैसे बनेगा। हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 20 to 100। तो अब बिल्कुल 10-10 या 20-20 के इंटरवल से मूव कर सकते हैं। तो हम 20-20 के इंटरवल से मूव कर लेते हैं, 20, 40, 60, 80, और यहां पर आ गया हमारा 100। यूटिलिटी राइस की मैक्सिमम 10 तक है, 2 से मूव करें तो यहां पे भी 2-2 का इंटरवल रख लेते हैं। तो 2-2 का इंटरवल यहां पे भी रख लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और ये 10। ठीक, सेम विद द केस वहां पर भी हम ये ग्राफ बना लेते, वहां पर भी बना लेते। जब वहां पर हम बनाएंगे तो कोशिश करेंगे हम स्केल पैरेलल रखें, ताकि ग्राफ में कुछ ज्यादा मसले मसाइल ना आए। ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा, और ये हमारे पास 12 हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिख लिया 12, 10, 8, 6, 4, 2, और यहां पर हमने यूनिट्स लिख लिया 20, 40, 60, 80, और यहां पर आ गए हमारे 100 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये थोड़ी सी लाइन ऊपर जा रही है, इसको जरा स्ट्रेट कर लेते हैं। ट्वेंटी, 40, 60, 80, ये 100 आ गया। ठीक है जी, चले अब बनाते हैं सबसे पहले राइस का। जब 20 रुपीज स्पेंड किए तो हमें राइस की यूटिलिटी 10 तक मिली, तो 20 से 10 तक का सफर है हमारे पास। और उसके बाद 40 पे 8 था, ये 40 और 8, फोर्टी पे 8 और 60 पे 6 है, 60 पे 6 आ गया, और 84 है, 80 पे हमारा 4 आ गया। ठीक है जी, और 100 पे कितने 2 है, तो ये 100 पर हम 2 पर आ गए। ठीक है जी, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं। तो ग्राफ हमारा ये बन गया, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। क्लियर? अच्छा, अब मुझे शुगर का ग्राफ बना लेते हैं। जब मैंने 20 रुपीज स्पेंड किए तो शुगर की यूटिलिटी फर्स्ट टाइम मिली 12, तो 20 पे 12 है, और 40 पे 10 है,
और 60 पे 8 है और 80 पे 6 और 100 पे 3 आ गया, तो ये 3 तकरीबन यहां पर होगा। तो 100 पे हमारे पास ये 3 आ गया। तो ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया शुगर का। ठीक, अब हमने देखना है कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आ रहा है। हमने कहा था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था 8 और 8 पे। तो ये देखें, ये 8 और 8 पर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये 8 है, तो ये 8 पर मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पे 8, यहां पे ये भी 8। तो दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और हमने ये कहा था ये जो पॉइंट है, मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। हमने कहा था ये जो पॉइंट है ये हमें मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये कितना मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा? हमने कहा जब मैं ₹40 स्पेंड करूंगा राइस पर तो मुझे यहां तक की यूटिलिटी मिलेगी। तो यानी कि जब मैं ₹40 स्पेंड करूंगा राइस पर तो ₹20 स्पेंड करने पर 10 की यूटिलिटी मिली। एडिशनल ₹20 स्पेंड करने पर मुझे 8 की यूटिलिटी मिली। यानी कि जब मैंने टोटल ₹40 स्पेंड किए तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? 10 + 8 18 की मुझे यूटिलिटी मिली, बेनिफिट मुझे मिला 18 का। और फिर मैंने कहा जब मैंने ₹60 स्पेंड किए शुगर पर तो फर्स्ट ₹20 पर 12 की यूटिलिटी मिली, ऐसे है। फिर एडिशनल ₹20 पर फिर 10 की यूटिलिटी मिली। फिर एडिशनल ₹20 पर मुझे 8 की यूटिलिटी मिली। तो जब मैंने टोटल ₹60 स्पेंड कर लिए शुगर पर तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली शुगर से? 12 + 10 + 8 तो कितना हो गया? 20 + 8 28। तो मुझे यूटिलिटी मिली 28। ठीक, क्योंकि मुझे इसको अब ग्राफ से रिलेट करना है तो हम इसको अब ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी को, कि ग्राफ को अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, और हर गुड से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है ये ग्राफ से हम इजीली बता सकते हैं। मैंने ₹40 स्पेंड किए किस पर? राइस पर। तो ये राइस का मेरा ग्राफ है। तो ₹40 स्पेंड किए मैंने। जब मैंने ₹40 स्पेंड किए तो मुझे कहां तक यूटिलिटी मिली? मुझे इस 8 तक यूटिलिटी मिली। यानी कि मैं 10 की यूटिलिटी भी हासिल कर चुका, मैं 8 की यूटिलिटी भी हासिल कर चुका। तो जब मैंने ₹40 स्पेंड किए राइस पर तो मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? 10 + 8 ये 18 की टोटल यूटिलिटी मुझे मिल गई। और सेम विद द केस जब मैंने ₹60 स्पेंड किया शुगर पर तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? यहां से ये 8 की मिली। ये देखें, ये 8 और ये 8 सेम है। इट्स मीन मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम हो गई। हमारे पास टोटल इनकम 100 थी तो 40 + 60 हम ₹100 भी स्पेंड कर। तो देखिए अब यहां से कितनी यूटिलिटी मिली? 12 की मिली। ये ₹20 स्पेंड करके एडिशनल ₹20 स्पेंड किए तो ये 10 की यूटिलिटी मिली। फिर जब एडिशनल ₹20 स्पेंड किए तो ये 8 की मिली। तो टोटल ₹60 स्पेंड करने से मुझे टोटल यूटिलिटी शुगर की कितनी मिल गई? 12 + 10 + 8। तो मुझे टोटल यूटिलिटी यहां से मिली 28 की। और जब मैंने 40, इसके लिए मैंने आपको अल्फाज लिखवाए हुए हैं कि व्हेन वी स्पेंड ₹40 ऑन राइस वी डिराइव द टोटल यूटिलिटी derived from the rice is 18, and when we spend ₹60 on sugar the total utility derived from the sugar is 28. And finally when we spend all of our income on both goods the total utility derived from the both goods is वो क्या होगी? जब हमने टोटल इनकम स्पेंड की 40 + 60 100 तो टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली दोनों गुड्स से? 18 + 28। तो जब हमने ₹100 स्पेंड किए तो हमें जो टोटल यूटिलिटी मिली 18 + 28। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46। इट्स मीन 46 की यूटिलिटी
हमें मिल रही है, और दिस 46 यूटिलिटी इज द मैक्सिमम बेनिफिट विच कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। तो ये मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आंसर था। तो इस तरह मैंने ग्राफ बनाना है और ग्राफ से क्या करना था, इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना था। होप्स यू अंडरस्टैंड। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सारा टॉपिक भी पढ़ लिया, कंसेप्ट भी, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब मार्शल की अप्रोच यहां पर कंप्लीट हो जाती है। मार्शल, देखें हमारा सफर क्या था, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम ये जान रहे थे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। तो हमने कहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने मार्शल की अप्रोच से पढ़ लिया। मार्शल की दो अप्रोच थी, टू अप्रोच थी मार्शल की। नंबर वन ये मार्शल की अप्रोच थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से उसने हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचाया। वो कैसे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो होती है। और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर ये दोनों चीजें पूरी हो रही हों, दोनों गुड्स की यूटिलिटी इक्वल हो और हमारी सारी के सारी इनकम भी स्पेंड हो रही हो। तो ये वो पॉइंट होगा, ये वो कॉम्बिनेशन होगा जहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। तो हमने मार्शल की अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि ये इनडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। जी, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच से। ये जो इनडिफरेंस कर्व अप्रोच थी, हमने कहा ये हिक्स की अप्रोच थी, जो कि एक मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है। और इनडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग आपको बताइए एक ऑर्डिनल अप्रोच है जो कि कहता है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ रैंक करते हैं, हम प्रेफरेंस बेस के ऊपर यूटिलिटी को डिराइव करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये इनडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट है क्या। उसको समझने से पहले हम इनडिफरेंस कर्व के इस लफ्ज को समझते हैं कि इसका मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये वर्ड लिखा है डिफरेंट, इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे सर डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंस का मतलब होता है नॉट सेम। तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया? नॉट सेम, कि चीजें सेम नहीं है, चीजें सेम नहीं है। तो ये डिफरेंट का मतलब हो गया कि मुख्तलिफ चीजें, यानी कि अगर मैं किसी कॉम्बिनेशन की बात करूं तो डिफरेंट मीन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन मीन कि हर एक कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ है एक दूसरे से, हर एक कॉम्बिनेशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ठीक, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट में गया, तो उन्होंने कहा कि सर ठीक है, अब रेस्टोरेंट में आए हैं, हमारी एक डील चल रही है, तो उस डील में ना आपने सिर्फ 3 चीजें सिलेक्ट करनी है। क्या करनी है? 3 चीजें, यानी कि 3 मेन्यू जो हैं वो आप अपनी मर्जी के सिलेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास ये मल्टीपल डिशेस हैं। तो हमने कहा भाई बताओ तो सही ये वो कौन कौन सी 3 डिशेस होंगी, कॉम्बिनेशन किस तरह से आपने सेट किया हुआ है। उसने कहा सर कि फर्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल ये है कि हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन में ये है कि हमने राइस के साथ हम बारबेक्यू है, ठीक, और साथ फॉर एग्जांपल सैलड है। एक ये कॉम्बिनेशन है। हमने कहा और कॉम्बिनेशन बताओ, ठीक है। और ये उसने कहा फॉर एग्जांपल प्लेन राइस, उसने कहा प्लेन राइस, ये जो राइस है वो है या फ्राइड राइस कह लो, फ्राइड राइस। फिर हमने कहा दूसरा कॉम्बिनेशन बताओ, उसने कहा सर दूसरा कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है कि आपको प्लेन राइस मिलेंगे
प्लेन राइस मिलेंगे, ठीक। उसके साथ आपको कोई भी सालन होगा, यानी कि कड़ी ऑफर कर देंगे, कोई भी ग्रेवी टाइप चिकन की हो सकती है, ठीक है, कोई कड़ी ऑफर कर देंगे साथ, और साथ हम इसके ये बिल्कुल कोई दाल ऑफर कर देंगे। ये कॉम्बिनेशन। हमने कहा इसके अलावा और कोई बताओ। उसने कहा सर एक और कॉम्बिनेशन है हमारे पास, आपको फिश ऑफर करेंगे, साथ बारबेक्यू ऑफर करेंगे, ठीक, ये दो चीजें होगी, और साथ में हम इसके आपको मटन ऑफर करेंगे। हमने कहा और के कॉम्बिनेशन। उसने कहा सर डी कॉम्बिनेशन ये है कि हम आपको बिरयानी ऑफर करेंगे। डी में हम आपको बिरयानी ऑफर करेंगे, साथ में आपको पिज्जा ऑफर करेंगे, और साथ में आपको बर्गर ऑफर करेंगे। उसने कहा ये 4 कॉम्बिनेशन है जिसमें 3-3 डिशेस कुछ इस तरतीब से हमने रखी हुई हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इन चारों कॉम्बिनेशन में से कोई भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करें। मुझे ये बताएं कि जब ये पर मेरे सामने जब ये मेन्यू कार्ड आएगा, क्या हर एक कॉम्बिनेशन के बारे में मैं सोच रहा हूंगा? क्या हर एक कॉम्बिनेशन मेरे लिए मुख्तलिफ हैसियत रखता है या सेम हैसियत रखता है? क्या ये जो चारों कॉम्बिनेशन नजर आ रहे हैं, क्या चारों कॉम्बिनेशन सेम है या चारों कॉम्बिनेशन नॉट सेम है? आप कहेंगे सर ये चारों कॉम्बिनेशन नॉट सेम है, यानी कि चारों कॉम्बिनेशन जो बनाए हैं ये चारों के चारों डिफरेंट हैं। ये चारों के चारों क्या हैं? डिफरेंट है। तो मैंने कहा अगर ये चारों के चारों डिफरेंट हैं, तो जब मैं इन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करूंगा तो बताओ मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? जी बताएं किसको सिलेक्ट करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना चाहेंगे जो कॉम्बिनेशन हमें ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। हो सकता है कि कोई बिल्कुल सिंपल सा खाना खाने वाला हो, उसको प्लेन राइस कड़ी और दाल अट्रैक्ट कर रही हो सकता है किसी को जो बहुत फास्ट फूड खाने वाला है उसको पिज्जा बर्गर बिरयानी ये अट्रैक्ट कर रही हो सकता है किसी को फिश बारबेक्यू और मटन ये कॉम्बिनेशन अट्रैक्ट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जब उसने चारों कॉम्बिनेशन देखे, उसने कहा इस वक्त जो मुझे ज्यादा बेनिफिट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा, आई थिंक सो वो ये वाला है कॉम्बिनेशन सी, ये मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो वह क्या करेगा? अपने मेन्यू में सबसे पहले इस वाले कॉम्बिनेशन को रखेगा। वो कहेगा फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है। आपको पता है कि जो हिग्स होता है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच होती है, वो क्या करती है? प्रेफरेंस बेस के ऊपर मूव करती है, यानी कि जिस गुड्स की हमें जरूरत ज्यादा होगी वो हम फर्स्ट नंबर पर रखेंगे। सेकंड नंबर पर हमने कहा उसके बाद जो मुझे बेनिफिट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा वो बिरयानी पिज्जा और बर्गर वाला था, तो मैं क्या करूंगा? इसको सिलेक्ट करना चाहूंगा। तो मैंने क्या किया? इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने कहा भाई प्लेन राइस कड़ी वगैरह तो सालन वगैरह तो हम घर में खाते रहते हैं, ठीक है, तो अब यहां पर भी आके अगर हमने ये खाना है तो यहां पर आए क्यों फिर हम? ठीक है जी। तो हमने कहा ठीक है, इसके बाद हम बारबेक्यू और सैलेड वगैरह ये कंज्यूम कर लेंगे। और हां हमने कहा ठीक है, चौथे नंबर पर हमारा ये कॉम्बिनेशन। तो कह सकता हूं कि हर एक कॉम्बिनेशन क्या ये डिफरेंट है, क्या ये डिफरेंट है या इनडिफरेंट है? आप कहेंगे सर हर एक कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। तो फिर इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ? अगर डिफरेंट का मतलब नॉट सेम हुआ तो इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ? इनडिफरेंट का मतलब होता है सेम। इनडिफरेंट का मतलब क्या हुआ? सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, ये जो 4 कॉम्बिनेशन बनाए, इन चारों कॉम्बिनेशन में जब मैं सिलेक्शन करूंगा इन चारों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को, तो जो सारे कॉम्बिनेशन की हैसियत होगी वो मेरे नजदीक एक जैसी होगी। चारों कॉम्बिनेशन में मैं इनडिफरेंट हूंगा,
जब मैं इन चारों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करूंगा तो चारों कॉम्बिनेशन मेरे नजदीक एक जैसे होंगे, तो मेरी मर्जी होगी मैं ए को सिलेक्ट कर लूं, मैं बी को सिलेक्ट कर लूं, मैं सी को सिलेक्ट कर लूं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वो चारों कॉम्बिनेशन में, अब हमने दो कॉम्बिनेशंस का हमने क्या करना है, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। उसने कहा फॉर एग्जांपल के सर क्योंकि ये 3-3 था मेन्यू, हमने एनालिसिस 2-2 करना है, तो हम कोई से दो गुड्स ले लेते हैं, कोई से दो गुड्स ले लेते हैं। ठीक, अच्छा दो गुड्स इसलिए लिए क्योंकि मैंने एग्जांपल आपको ये दी खाने पीने वाली, अब वहां पर भी एग्जांपल खाने पीने वाली दे देता हूं। ठीक है नी। अब उसने कहा कि सर ये देखिए आप, फॉर एग्जांपल आपने कोई से दो गुड्स सिलेक्ट करनी है, बताएं कौन सी दो गुड्स होगी। हमने कहा यार दो गुड्स सिलेक्ट करते हैं, हमने कहा साथ हम ऐसे करते हैं, एक बिरयानी कर लेते हैं और साथ बारबेक्यू कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है सर, बिरयानी और बारबेक्यू। तो एक मेरे पास बिरयानी हो गई और एक मेरे पास बारबेक्यू हो गया चिकन में। तो उसने कहा सर ठीक है, आपने ये दो गुड्स सिलेक्ट कर ली, अब जो कॉम्बिनेशन हम आपको ऑफर करेंगे ना वो हम आपको बताएंगे कि बिरयानी और बारबेक्यू का कॉम्बिनेशन हमने किस तरह से सेट किया हुआ है। हम बिरयानी और बारबेक्यू का भी आपको 4 कॉम्बिनेशन देंगे और फिर अब जिस कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम वो वाला कॉम्बिनेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमने कहा ठीक है, हमने सोचा यार कुछ इस तरह का मजेदार कॉम्बिनेशन बनाएगा जिससे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा होगा, तो हम वो कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, उसने कहा कॉम्बिनेशन ए, सर अगर आप बिरयानी की एक स्मॉल प्लेट लेते हैं, एक स्मॉल प्लेट लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको बारबेक्यू की एक वेरी लार्ज प्लेट देंगे। यानी कि बिरयानी की एक छोटी सी स्मॉल प्लेट होगी लेकिन बारबेक्यू ज्यादा होगा। हमने कहा ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है कैरी ऑन, आगे बताओ। उसने कहा सर अगर आप कॉम्बिनेशन बी पर आते हैं तो हाँ होगा क्या, हम जो बिरयानी की स्मॉल प्लेट है उसको क्या कर देंगे, उसको मीडियम कर देंगे। जब हम उसको मीडियम कर देंगे यानी कि बिरयानी आपको थोड़ी ज्यादा मिलेगी। उसने कहा जो बारबेक्यू है वो हम क्या करेंगे, वो हम लार्ज पर आ जाएंगे, यानी कि बारबेक्यू कम कर देंगे। हमने कहा भाई ये तो कोई कॉम्बिनेशन ना हुआ, ये तो हरगिज़ कोई कॉम्बिनेशन ना हुआ। ये क्या बात है कि अगर एक चीज आप ज्यादा कर रहे हो दूसरी कम करते जा रहे हो, तो भाई इसका नेट रिजल्ट तो सेम आ रहा है, यानी कि दोनों गुड्स हैं तो दोनों की रेशियो तो सेम चल रही है, इससे मुझे क्या बेनिफिट हुआ एक्स्ट्रा। उसने कहा सर कॉम्बिनेशन तो है। हमने कहा चलो आगे बताओ क्या पता आगे कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि ये भी वेरी लार्ज हो जाए, ये भी वेरी लार्ज हो जाए। हमारा दिल क्या करेगा, ये भी वेरी लार्ज हो और ये भी वेरी लार्ज हो, ताकि हम दोनों गुड्स ज्यादा कंज्यूम करें, ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो थर्ड कॉम्बिनेशन में उसने कहा कि सर हम आपको बिरयानी ऑफर करेंगे लार्ज प्लेट, और आपको जो बारबेक्यू की प्लेट ऑफर करेंगे वो हम आपको मीडियम करेंगे। हमने कहा भाई ऐसा मजाक मत करो, एक चीज तुम बढ़ाते जा रहे हो दूसरी मेरी क्यों कम करते जा रहे हो। उसने कहा सर कॉम्बिनेशन तो यही है हमारे पास। उसने कहा अच्छा चलो आखिरी कॉम्बिनेशन रह गया, क्या पता उसमें कोई जैकपॉट लग जाए हमारा। तो जब लास्ट कॉम्बिनेशन पर आया उसने कहा सर बिरयानी की आपको हम वेरी लार्ज प्लेट कर देंगे और बारबेक्यू की आपको एक स्मॉल प्लेट कर देंगे। हमने कहा भाई आपने बहुत अच्छा हमसे मजाक किया, ये तो जो ऊपर वाला कॉम्बिनेशन था एंड पे उठा के मुझे वहीं पर ले आए हो, यानी कि एक चीज मेरी बढ़ाते जा रहे हो दूसरा तुम मेरी कम करते जा रहे हो, बताओ इसमें से मैं क्या सिलेक्ट करूं। उसने कहा सर बस यही कॉम्बिनेशन है हमारे पास, अब बताएं ए सिलेक्ट करना चाहेंगे, बी सिलेक्ट करना चाहेंगे, सी या डी सिलेक्ट करना चाहेंगे। हमने कहा भाई ये चारों कॉम्बिनेशन तो एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि एक चीज बढ़ाते जा रहे हो दूसरी चीज कम करते जा रहे हो, जो नेट इफेक्ट आ रहा है, जो टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो तकरीबन इक्वल आ रही है। टोटल यूटिलिटी कितनी आ रही है, वो मेरी इक्वल आ रही है। अब बताएं क्या जब कंज्यूमर इन ए बी सी डी कॉम्बिनेशन को देखेगा क्या वो ज्यादा सोचेगा कि भाई ए को सिलेक्ट करना चाहिए, बी को सिलेक्ट करना चाहिए, या मुझे सी और डी को सिलेक्ट करना चाहिए। हो कहेगा मैं इन चारों कॉम्बिनेशन में इनडिफरेंट फील कर रहा हूं, मैं इन चारों कॉम्बिनेशन में
इनडिफरेंट फील कर रहा हूं, इनडिफरेंट हूं, मीन ये चारों कॉम्बिनेशन मेरे नजदीक एक जैसे ही हैं। तो जब एक जैसे होंगे तो मुझे बताएं, जो सेटिस्फैक्शन मुझे कॉम्बिनेशन ए से मिलेगा वही सेटिस्फैक्शन बी से मिलेगा, वही सेटिस्फैक्शन सी से मिलेगा, वही सेटिस्फैक्शन डी से मिलेगा। मुझे ये बताएं, ये जो कॉम्बिनेशन था क्या यहां पर सारे कॉम्बिनेशन एक जैसे थे या कंज्यूमर डिफरेंट फील कर रहा था? यहां पे कंज्यूमर डिफरेंट फील कर रहा था। जब इस कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर ने सिलेक्शन की तो कंज्यूमर ने उस कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना चाहा जिससे उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिली। फॉर एग्जाम्पल, फर्दर समझाने के लिए, हालांकि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में हमें यूटिलिटी को मेजर करने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए अगर मैं समझाना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वहां पर यह वाली बात समझना आपके लिए आसान हो जाएगी। हमने कहा फिश से सी वाले कॉम्बिनेशन से जो मुझे टोटल यूटिलिटी मिल रही है वो 70% मिल रही है, उसके बाद इससे मिल रही है 50% मिल रही है, इससे मिल रही है इससे मिल रही है 30% मिल रही है, और जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन बच गया इससे मुझे टोटल यूटिलिटी, द वर्ड्स आई एम यूजिंग, दिस इज टोटल यूटिलिटी, ये मेरी टोटल यूटिलिटी है। तो बताएं टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम किसकी है? 70। तो मैं फर्स्ट 70 को सिलेक्ट करना चाहूंगा, उसके बाद 50 को सिलेक्ट करना चाहूंगा, उसके बाद 30 को, उसके बाद 10 को, यानी कि जिसकी यूटिलिटी ज्यादा उस कॉम्बिनेशन को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि वो ज्यादा मुझे बेनिफिट दे रही है। अब यहां पर आए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूटिलिटी की लैंग्वेज में बात करूं तो इस वक्त लेट्स से हम इस बिरयानी से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल वो 10 की मिल रही है, और बारबेक्यू से जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है वो 50 की मिल रही है, ठीक। और जो टोटल यूटिलिटी मिली इन दोनों गुड से 50 + 10 मुझे 60% यूटिलिटी मिली इस टोटल कॉम्बिनेशन से। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर उसने क्या किया, यहां से हम थोड़ा सा इंक्रीज हो गए, यानी कि अब जो बिरयानी से मुझे, क्योंकि बिरयानी अब साइज बड़ा हो गया, बिरयानी मीडियम होगी ना, तो मुझे बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा कंज्यूम चीज करूंगा बेनिफिट ज्यादा मिलने वाला, टोटल बेनिफिट, वो गुड मुझे कम बेनिफिट प्रोवाइड करेगी लेकिन मेरा टोटल बेनिफिट बढ़ेगा। हाँ, तो टोटल यूटिलिटी मेरी फॉर एग्जांपल पहुंच गई 20 पर, क्योंकि यहां से मेरी प्लेट कम हो गई तो यहां से मैं बेनिफिट आ गया मेरे पास 50 से 40 पर आ गया, ठीक है, 50 से 40 पर आ गया। तो टोटल कितना बना? 40 + 20, यहां से भी 60% मुझे बेनिफिट मिला। मैं यहां पर आया, ये और लार्ज हो गया, तो मुझे फॉर एग्जांपल यहां से 30% की यूटिलिटी मिली, यहां से मेरी प्लेट बारबेक्यू की फर्दर कम होगी तो मुझे यहां से और कम यूटिलिटी मिली 30%, तो 30 + 30 टोटल यूटिलिटी कितनी होगी? 60%। अच्छा, मैं यहां पर आया, फर्दर मेरी क्या हुई, बिरयानी के प्लेट वेरी लार्ज होगी, बिरयानी से और ज्यादा फायदा मिलेगा, तो 40% टोटल यूटिलिटी मिली। यहां से मेरी प्लेट और स्मॉल होगी, फॉर एग्जांपल 20% मुझे बेनिफिट मिला, तो 20 + 40, तो यहां से कितना टोटल, ये मेरी टोटल यूटिलिटी। देखें, हर एक कॉम्बिनेशन पर मुझे सेम लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी मिल रही है, हर एक कॉम्बिनेशन पर मुझे सेम लेवल ऑफ बेनिफिट मिल रहा है। तो बताएं क्या ABCD मेरे लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन है या इनडिफरेंट कॉम्बिनेशन है? आप कहेंगे सर ABCD आपके लिए इनडिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अब चाहे A कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें, चाहे B कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें, C या D सेलेक्ट करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन पर आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। हर एक कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करिए। क्या यहां पर भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा था? नहीं हो रहा था। यही इंडिफरेंस कर्व कहता है। अब समझते हैं डेफिनेशन को, अब आपको मिनटों में डेफिनेशन समझ लग जाएगी। इंडिफरेंस कर्व कहता है, इंडिफरेंस कर्व कहता है कि मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है क्या? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बयान करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यहां पर होता क्या है? वेर ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, ईच कॉम्बिनेशन का मतलब AB, BB, CB और DB। हर एक कॉम्बिनेशन आपको क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, सेम लेवल ऑफ बेनिफिट, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
जब हर एक कॉम्बिनेशन आपसे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, देखें कॉम्बिनेशन ए भी 60% बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, बी भी 60%, सी भी 60%, डी भी 60%। जब हर एक कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होगा? व्हाट इज द कंज्यूमर बिहेवियर एट दिस कॉम्बिनेशन? हम कहेंगे कंज्यूमर इज डिफरेंट, इनडिफरेंट। कंज्यूमर इनडिफरेंट होगा अमंग द सिलेक्शन ऑफ ईच कॉम्बिनेशन। हर एक कॉम्बिनेशन की सिलेक्शन पर कंज्यूमर क्या होगा? इनडिफरेंट होगा। यानी कि वो कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करूं या सी करूं, मैं ए करूं तभी बेनिफिट 60 का, बी करूं तभी बेनिफिट 60 का, सी करूं तभी बेनिफिट 60 का, डी करूं तभी बेनिफिट 60 का। तो ये इनडिफरेंस कर्व अप्रोच होती है कि हम हर एक कॉम्बिनेशन पर हमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है वो सेम मिल रहा होता है। होप सो आपको इंडिफरेंस का समझ आ गई होगी और ये टेबल भी आ गया होगा। अब हम टेबल में जो बिरयानी और बारबेक्यू का एलिमेंट साइड पे कर देते हैं, अपनी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं जरा उनको समझ लेते हैं। अब वो आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैं टोटल ये 60 रहने दें जरा, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ जो हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन की हुई थी। ताकि आपको अब किताब वाली बात भी समझ आ जाए, ठीक है जी। अब यहां से एक और आपको कीमती बात बतानी है जो कि इंपॉर्टेंट है आईसी के हवाले से। ये देखिए हमने कहा इस वक्त यूनिट, अब इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा, अब इंशाल्लाह आपको जल्दी समझ लग जाएगी। यूनिट ऑफ क्लॉथ, मेरे पास क्लॉथ का एक यूनिट है, फूड के 16 यूनिट है। मुझे बताएं क्लॉथ के यूनिट मेरे पास ज्यादा है या कम है कंपैरेटिवली फूड? आप कहेंगे सर क्लॉथ के यूनिट आपके पास कम हैं, तो मुझे बताएं मैं फूड के यूनिट खरीदना चाहूंगा या क्लॉथ के? आप कहेंगे सर ऑब्वियस बात है, जो चीज हमारे पास कम होती है उसकी यूटिलिटी हमारे नजदीक ज्यादा होती है। हमें वो चीज ज्यादा चाहिए जो चीज हमारे पास कम है। फूड तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये ज्यादा और नहीं चाहिए, तो हमें और ज्यादा क्या चाहिए? हमें ज्यादा अब क्या चाहिए? हमें क्लॉथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अपने क्लॉथ के यूनिट्स इंक्रीज करना चाहेंगे। हुआ क्या, जब मैंने ये एडिशनल यूनिट एक क्लॉथ का खरीदा तो ऑब्वियस बात है हमें पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हमारे पास लिमिटेड इनकम होती है, हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं। तो होता क्या है, जब हम एक चीज को ज्यादा खरीदते हैं तो किसी ना किसी दूसरी चीज को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तभी तो पहली वाली चीज इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड इनकम है। When we want to increase the unit of cloth, we have to sacrifice the unit of food. क्योंकि फूड की यूनिट की कुर्बानी दूंगा तो ही मेरे पास क्लॉथ के यूनिट्स को इंक्रीज करने की परचेजिंग पावर कैपेसिटी होगी। तो हमने क्या किया, एक एडिशनल यूनिट क्लॉथ का खरीदने के लिए फूड के कितने यूनिट सैक्रिफाइस किए? हमने कहा हमने 8 यूनिट सैक्रिफाइस किए। ये देखें, जब मुझे क्लॉथ के यूनिट्स की ज्यादा जरूरत थी तो एक क्लॉथ का यूनिट खरीदने के लिए मैंने क्या किए, 8 यूनिट फूड के सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया। मैंने कहा भाई मुझे इस वक्त क्लॉथ की यूनिट की ज्यादा जरूरत है, तो इस एक यूनिट हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कुर्बानी दे सकता हूं, मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूं। तो हमने 8 यूनिट को सैक्रिफाइस किया। अब मुझे ये बताएं, क्या मेरे पास क्लॉथ के यूनिट्स थोड़े से इंक्रीज होना शुरू हो गए? क्या क्लॉथ से मुझे बेनिफिट एडिशनल मिलना शुरू हो गया? बिल्कुल मिलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे अब मेरे पास क्लॉथ आ रहा है, अब क्लॉथ की अहमियत मेरे नजदीक कम होती रहेगी, क्योंकि यही तो कह रहा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एवरी एडिशनल यूनिट विल प्रोवाइड लेस बेनिफिट, लेस सेटिस्फैक्शन। कि जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करोगे, हर आने वाला एडिशनल यूनिट आपको कम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो देखें, जब मेरे पास क्लॉथ का एक यूनिट था तो मैं एडिशनल एक यूनिट खरीदने के लिए 8 यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए विलिंग हो गया। अब जब मेरे पास क्लॉथ के 2 यूनिट हो गए, अब क्लॉथ की अहमियत कुछ कम होगी। जब क्लॉथ की अहमियत कम होगी, थोड़ी सी क्लॉथ की अहमियत कम हो गई है, तो बताएं फर्दर क्लॉथ का यूनिट खरीदने के लिए अब मुझे फूड को ज्यादा सैक्रिफाइस करना चाहिए? आपके ख्याल से इक्वल सैक्रिफाइस करना चाहिए या कम सैक्रिफाइस करना चाहिए? आप कहेंगे सर
क्योंकि क्लॉथ की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो गई तो अब क्लॉथ के लिए फूड को अब कम सेक्रीफाइस करेंगे। क्योंकि देखें, जब क्लॉथ की अहमियत ज्यादा थी, क्योंकि क्लॉथ के एक यूनिट था ना मेरे पास, तो क्लॉथ की अहमियत ज्यादा थी। जब क्लॉथ की अहमियत ज्यादा, सैक्रिफाइस भी ज्यादा। जब क्लॉथ की अहमियत कम हुई, यानी कि एडिशनल क्लॉथ का एक और यूनिट खरीदने के लिए, तो हम सैक्रिफाइस 8 से 5 पर आए, यानी कि 3 यूनिट फूड के सैक्रिफाइस किया। तो देखें, जब क्लॉथ की अहमियत ज्यादा, सैक्रिफाइस भी ज्यादा। जब क्लॉथ के कुछ यूनिट आगे, क्लॉथ की इंपॉर्टेंस कम हुई, तो सैक्रिफाइस भी कम करूंगा। और अगर मैं फर्दर क्लॉथ का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना चाहता हूं, क्योंकि आप देखिए क्लॉथ के यूनिट ज्यादा आते जा रहे हैं ना, तो क्लॉथ से एडिशनल बेनिफिट मुझे कम मिलना शुरू हो गया। जब क्लॉथ मुझे एडिशनल बेनिफिट कम प्रोवाइड करेगा, तो इसकी खातिर दूसरे यूनिट को भी कम सैक्रिफाइस करूंगा। तो हुआ क्या, जब मैंने एक और एडिशनल यूनिट क्लॉथ खरीदा, क्योंकि इंपॉर्टेंस क्लॉथ की और कम होती जा रही है, जैसे जैसे मैं एडिशनल क्लॉथ की यूनिट खरीद रहा हूं, तो अब क्लॉथ का एडिशनल यूनिट हासिल करने के लिए, टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ क्लॉथ, वी विल सैक्रिफाइस लेस यूनिट ऑफ फूड। मैं फूड के यूनिट लेस करता जाऊंगा। यही लॉ यहां पर बैक एंड पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रही है। ये देखें, बैक एंड पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रही है। कैसे, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट सैक्रिफाइस करेंगे, हर एडिशनल यूनिट क्लॉथ का एडिशनल बेनिफिट क्लॉथ का कम कर देगा। जब एडिशनल यूनिट क्लॉथ का हमें कम फायदा देगा, तो उसके लिए हम सैक्रिफाइस भी कम 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 करते जाएंगे। ये जो मैंने रेशियो लिखी, यानी कि 1 यूनिट क्लॉथ का हासिल करने के लिए 8 यूनिट हमने सैक्रिफाइस किए, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट टॉपिक में, एमआरएस में। तो एमआरएस नेक्स्ट पढ़ना है, लेकिन मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि बात मैं इसकी तकरीबन कर चुका। एमआरएस स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका एक सैक्रिफाइसिंग रेट होता है। क्या है आपका? एक सैक्रिफाइसिंग रेट। सैक्रिफाइसिंग रेट से मुराद क्या कि आप एडिशनल यूनिट जो फूड का हासिल कर रहे हैं, इसके लिए आप एडिशनल कितने यूनिट्स फूड के सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एमआरएस। तो हमने कहा क्लॉथ का 1 यूनिट हासिल करने के लिए फूड के 8 यूनिट सैक्रिफाइस किए, तो हमारे पास रेशियो जो बन गई। अच्छा, फर्स्ट वाला तो एमआरएस अज्यूम करे है ही नहीं ना, तो पहले हमने कहा कि 1 और 16 पर थे शुरू में, तो हम कुछ इससे बैक एंड पे क्या हमें नहीं पता, हम 0 से 1 पर आए, 0 से 16 पर आए, उसकी बात नहीं कर रहे। तो फर्स्ट वाले में चेंज कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ, यहां से यहां तक चेंज करेंगे। जब मैं 1 से 2 पर आया, तो ये एडिशनल यूनिट 1 का हासिल करने के लिए 16 टू जब 8 पर आया, तो 8 यूनिट सैक्रिफाइस किए, तो रेशियो सैक्रिफाइसिंग बनी 8:1। 1 यूनिट क्लॉथ का हासिल करने के लिए 8 यूनिट फूड के सैक्रिफाइस किए। फिर क्या हुआ? ये वाला एडिशनल यूनिट क्लॉथ का हासिल करने के लिए क्या सैक्रिफाइस किया? 3 यूनिट फूड के सैक्रिफाइस किए, तो क्या रेशियो बनी? 3:1। फिर एडिशनल यूनिट क्लॉथ का सैक्रिफाइस करने के लिए एडिशनल फूड के कितने यूनिट सैक्रिफाइस किए? 1, तो क्या बन गया? 1:1। ये देखें, जैसे जैसे मैं क्लॉथ का एडिशनल यूनिट हासिल करता जा रहा हूं, मैं फूड को कम सैक्रिफाइस कर रहा हूं। फूड को कम सैक्रिफाइस कर रहा हूं। क्यों कम सैक्रिफाइस कर रहा हूं, ये बहुत बार अभी आपको मैं बताता चला गया। जैसे जैसे क्लॉथ की यूनिट कंज्यूम करता रहा, क्लॉथ से बेनिफिट कम मिलता रहा। जितना कम बेनिफिट मिलेगा, उतना ही मैं क्लॉथ के लिए फूड को भी कम सैक्रिफाइस करूंगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और ये बात अभी फिलहाल समझ लें, इंशाल्लाह इसको प्रूव करेंगे जब मैं इंडिफरेंस करके प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप होगा जब इंशाल्लाह मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा। और ये बात याद रखनी, इंडिफरेंस कर्व में हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा डिक्रीज होगी। ये जो एमआरएस है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये दिस इज कॉल्ड
831, दिस इज कॉल्ड एमआरएस। ये एमआरएस का ट्रेंड चेक करें, बताएं क्या ये सेम ट्रेंड है, क्या ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है? तो आप कहेंगे सर एमआरएस जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड पे होता है। एमआरएस हमेशा क्या होता है? डिक्रीजिंग ट्रेंड पर होता है। और डिक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब क्या? जैसे जैसे एडिशनल यूनिट क्लॉथ के कंज्यूम करेंगे, क्लॉथ की अहमियत कम, जब क्लॉथ की अहमियत कम, उसके लिए सैक्रिफाइस भी कम करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था सारा इंडिफरेंस कर्व। होप सो आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक को आज जरूर आपने हर हाल में ये लेक्चर व्यू करना है, इसको समझना भी है। और प्लीज ये मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये रिक्वेस्ट समझे मेरी कि आपने इसको समझकर इसको याद अभी कर ले। जैसे आप लेक्चर देखेंगे थोड़ी सी हिम्मत करके आप इस लेक्चर को अभी प्रिपेयर कर लें, ताकि जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलें, जब नेक्स्ट हमारी मुलाकात हो, आपको सब कुछ चीजें आती हों, ठीक है नी? तो ठीक है, आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।